नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम लेक्चर 2 देखेंगे। इससे पहले इसका एक लेक्चर आ चुका है, उसमें हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में, कितनी प्रकार की पृथ्वी की गति होती हैं और उन गतियों का क्या क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड हैं इनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी देता हूं और मेरा जो फेसबुक पेज है वहां पर भी जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल की वीडियो का मैंने लिंक आज दिया है और ये आज की जो वीडियो है इसका लिंक जो अगली वीडियो मैं अपलोड करूंगा कल, उसके साथ इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये PDF के रूप में भी आप अपने पास इस स्लाइड को सुरक्षित रखें, ताकि एक बार आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बाद एक बार आप खुद इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपके ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की 2 तरह की गति होती हैं। एक को कहते हैं हम घूर्णन गति, दूसरे को कहते हैं परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ये एरो का निशान लगा ना, तो ये इस तरीके से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी धुरी पर। अपनी धुरी पर जब कोई चीज़ घूमती है तो उसको उसकी घूर्णन गति कहते हैं। और देखिए, दूसरी है हमारी परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी दूसरे पिंड के चारों तरफ घूमती है। ये घूम रही है, ये घूम रही है, ये भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रही है? सन के, सूर्य के। तो ये है इसकी परिक्रमण गति, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है जिसको हम उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। ये आपको चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा हो। ठीक है, अब एक एक गति के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम घूर्णन गति की बात करते हैं। इसको दैनिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और वो 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। वैसे एक्चुअल में जो बिल्कुल सही समय है वो ये है, मैंने लिख दिया है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड। इतना समय लेती है पृथ्वी अपनी घूर्णन गति पूरी करने में, एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाने में लगभग 24 घंटे लगभग। इसलिए इसको हम दैनिक गति के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, पृथ्वी घूमती कैसे है, मैंने बता दिया। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक चीज़ आपको स्पष्ट रखनी है अपने दिमाग में कि ये जो गति है पृथ्वी की, जो घूर्णन गति है, जो अपने अक्ष पर घूम रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इसका अक्ष है, इस पर जो घूम रही है, ये गति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। जैसे आप मुझसे पूछें किस स्पीड से पृथ्वी घूमती है, तो देखिए, जो विषुवत रेखा है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, जहाँ पृथ्वी सबसे ज़्यादा बड़ी है, यानी जहाँ पर पृथ्वी की परिधि सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर जो ये गति है वो है 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन ध्रुवों पर ये गति 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि ध्रुव तो एक बिंदु के समान है। जैसे जैसे हम बीच से ध्रुवों की तरफ चलते चले जाएं, ये मान लो उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे मान लो दक्षिणी ध्रुव है, तो ये गति अपने आप ही कम होती चली जाएगी और बिल्कुल आप ध्रुव पे पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं या साउथ पोल बोलते हैं। तो वहाँ पर गति 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई पृथ्वी की परिधि ही नहीं रहेगी, तो फिर गति ही खत्म हो जाएगी। भाई, गति तो परिधि से बनती है ना, तो ये ध्यान रखें। कई बार पूछ लेता है कि ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? 0। यानी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर क्या है? 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा नहीं, प्रति सेकंड। और देखिए, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप बिल्कुल क्लियर रखें कि ये जो घूर्णन गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। इस गति के कारण ही दिन रात होते हैं। ठीक है, और जो दूसरी गति होती है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, परिक्रमण गति, उसके कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, जबकि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम पता कर लेते हैं।
तो देखिए दिन एवं रात का होना, इसको देख लेते हैं दिन रात कैसे होते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, आपको दिख रही है, जो पहली पिक्चर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके एक हिस्से में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक, दूसरे हिस्से में परछाई हैं, मतलब एक हिस्सा सूर्य के सामने है, दूसरा उसके विपरीत है, तो वहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही। आपको दिख रहा होगा इधर रोशनी हो रही है, इसका मतलब इधर दिन हो रहा है, इधर अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब इधर रात हो रही है। सपोज करो एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पृथ्वी अपनी धुरी पर ना घूमती, अपनी घूर्णन गति ना करती, तो क्या होता कि इस हिस्से पर हमेशा दिन रहता, यानी सूर्य की रोशनी सिर्फ एक हिस्से पर पड़ती पृथ्वी के, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है तो एक ही हिस्से पर रोशनी पड़ेगी, एक साथ पूरी पृथ्वी पर तो पड़ नहीं सकती। और ये जो हिस्सा है इस पर हमेशा अंधेरा रहता है, इस पर कभी सूर्य की रोशनी नहीं आती। तो हो सकता था कि इस सिचुएशन में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। लेकिन है क्या, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी में घूर्णन गति है, इस वजह से आज ये हिस्सा सूर्य के सामने है, कल को ये हिस्सा पीछे की तरफ हो जाएगा और ये पीछे वाला हिस्सा इधर सूर्य के सामने आ जाएगा। तो जो ये आज अंधेरे में है, जहाँ रात हो रही है वहाँ कल दिन हो जाएगा, और जहाँ दिन हो रहा है वहाँ कल रात हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसका मतलब ये बात स्पष्ट अपने दिमाग में रख लो कि जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, उसकी वजह से दिन एवं रात होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन स्थिति ऐसी भी नहीं है। ये जो पिक्चर है पृथ्वी की पहली वाली, इस तरीके से पृथ्वी है नहीं, ये तो एक आदर्श स्थिति है। पृथ्वी एक्चुअल में अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इस तरीके से है। देखिए इसमें क्या है, इसमें तो पहली तस्वीर में पृथ्वी का अक्ष ये रहा बीचों बीच, लेकिन इसमें ये अक्ष इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब देखिए होना चाहिए ऐसे, है ऐसे, तो कितना झुकाव हो गया। ये जो कोण बनना है ये कितने अंश का है? ये है 23.5 डिग्री का, 23 सही 1/। इसी को कहते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर करवा दूँ, आप कई बार कंफ्यूज हुए होंगे। कई जगह आपने किताब में लिखा हुआ देखा होगा कि पृथ्वी का कक्षीय कोण 66.5 डिग्री का है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है, और यहाँ मैं बता रहा हूँ 23.5 डिग्री है। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, आप बिल्कुल क्लियर कर लें। देखिए कक्षीय कोण मापेंगे हम यहाँ से, जो पृथ्वी की कक्षा का तल है वहाँ से मापेंगे। कहाँ तक मापेंगे? यहाँ तक मापेंगे। तो इसकी बात वो करता है, अगर वो कक्षीय कोण की बात करता है तो कक्षीय कोण ये होता है। ये वास्तव में 66.5 डिग्री है। मैं यहाँ अक्षीय कोण की बात कर रहा हूँ, अक्षीय झुकाव की बात कर रहा हूँ, तो वो ये वाला है और वो 23.5 डिग्री है। क्लियर हो गया? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको एक जगह मिक्स ना करें। ठीक। अब देखिए, अब होता क्या है, जब पृथ्वी इस तरीके से मैंने बताया 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसके कारण दिन रात बराबर नहीं होता हर जगह। कहीं पर दिन बढ़ा, कहीं पर रात बढ़ी, ये सिलसिला चलता रहता है। और अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो फिर 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती, कोई टेंशन ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिन रात किस वजह से होते हैं, तो दिन रात होते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि दिन रात छोटे बड़े किस वजह से होते हैं, तो वो होते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से। जो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई। होता क्या है, देखिए अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये है हमारी भूमध्य रेखा, मतलब विषुवत रेखा। ये ऊपर वाली मान लो, अगर हम ऊपर वाले को नॉर्थ पोल मान रहे हैं तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा, ये नीचे वाली हो गई हमारी मकर रेखा। अब इधर से सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, इधर ही तो आ रही रोशनी। अब देखिए सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है तो वो इतने हिस्से पे पड़ रहा है, इतने हिस्से पर पड़ रहा है। एक पूरा का पूरा ध्रुव जो है वो सूर्य के प्रकाश में है, साउथ ध्रुव, साउथ पोल, जबकि दूसरा उत्तरी ध्रुव जो है वो पूरा का पूरा अंधेरे में है। ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी झुक रही है। सीधी होती तो दोनों ध्रुव आधे आधे अंधेरे में होते, आधे आधे रोशनी में होते। अब देखिए ये जो हमारी रेखा है भूमध्य रेखा, इस पर तो दिन रात बराबर होंगे,
क्योंकि यहाँ तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी जगह है पृथ्वी पर जहाँ हमेशा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी, तो वो आपकी है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। लेकिन जब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, नॉर्थ पोल की तरफ, तो क्या हो रहा है, दिन की अवधि कम हो रही है। क्यों कम होगी दिन की अवधि नॉर्थ पोल की तरफ? क्योंकि नॉर्थ पोल पूरा का पूरा अंधेरे में है, इसलिए कम होगी। इसका मतलब है कि अभी सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं नीचे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में उतना सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। देखिए विषुवत रेखा ये हो गई, यहाँ 12 घंटे का हो गया। इससे ऊपर ये है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर ये लिख रहे हैं कि 13.5 घंटे की रात है। तो इसका मतलब है दिन बचा 10.5 घंटे का। 24 घंटे में से 13.5 घटाए 10 घंटे। और ऊपर आप जाइए, यहाँ पर ये है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक व्रत। यहाँ 66.5 डिग्री है नॉर्थ में। यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, यहाँ से ऊपर जाने पर दिन है ही नहीं, रात ही है। 24 घंटे की रात्रि, इसका मतलब क्या है, दिन तो है नहीं। 24 ही घंटे हैं, 24 के 24 घंटे रात है, तो दिन है नहीं, और दिन होगा भी नहीं 6 महीने तक। क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। इसके विपरीत आप यहाँ से विषुवत रेखा से नीचे की तरफ चलो, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलो, तो दिन बढ़ जाएगा, रात कम हो जाएगी। मकर रेखा पर आओ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 10.5 घंटे की रात लिख रहा है, तो इसका मतलब दिन हो गया 13.5 घंटे का। और नीचे आ जाओ, जो अंटार्कटिक व्रत है, अंटार्कटिक रेखा है, जो 66.5 डिग्री साउथ की रेखा है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। वहाँ पर 0 घंटे की रात्रि। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा दिन है 24 के 24 घंटे का, रात्रि है ही नहीं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सूर्य की रोशनी आ रही है इधर से, ये इस तरीके से पृथ्वी पर पड़ रही है कि पूरा जो साउथ का पोल है वो इसने अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि पूरा नॉर्थ का पोल जो है वो इसके प्रभाव से वंचित है। ये अंधेरे में है, ये रोशनी में है। और ये ऐसा हुआ होगा कब, जब सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हुआ होगा, यानी वो डेट होगी 23 सितंबर। 23 सितंबर से सूर्य की किरणें मकर रेखा की तरफ बढ़ जाती हैं और फिर लौट के वापस विषुवत रेखा पर आने में जो समय लगता है वो 6 महीने का लगता है। फिर वो जाकर 21 मार्च को लौटकर विषुवत रेखा पर आती हैं और फिर कर्क रेखा की तरफ बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और यहाँ पर 6 महीने की रात होती है। अगले 6 महीने यहाँ दिन हो जाएगा और यहाँ रात हो जाएगी। जब पृथ्वी घूम के इस तरीके से आएगी तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो ये है, इस वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। देखिए ये लिखा हुआ है परिक्रमण गति, ये थोड़ा सा इससे दब गया है, मैं लिख देता हूँ दोबारा। परिक्रमण, ये परिक्रमण गति है, इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। ये वो गति है पृथ्वी की जिससे वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है लगभग 1 साल में, इसलिए इसको वार्षिक गति भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो परिक्रमण गति होती है जिसका बिल्कुल सही समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का, मतलब ऐसे मान के चलिए 365 दिन और लगभग 6 घंटे का। वैसे इसे मान हम 1 साल ही लेते हैं क्योंकि आपको पता है कैलेंडर इसी हिसाब से चलता है हमारा, और 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि 6 घंटे 365 दिन से फालतू होते हैं और 4 साल में वो 6 चौक 24 पूरा एक दिन हो जाता है। हम एक दिन बढ़ा लेते हैं अपने कैलेंडर में तो वो हिसाब बराबर हो जाता है। तो ये जो है परिक्रमण गति ये 29.08 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा, ये भी गति जो होती है परिक्रमण गति, ये भी पश्चिम से पूर्व होती है, या फिर इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। घड़ी की सुई ऐसे चलती है ऐसे, लेकिन ये ऐसे होती। ठीक है, क्लियर हुआ। और इससे क्या होता है, उससे क्या हो रहा था, घूर्णन गति से दिन रात हो रहे थे। इससे क्या होता है, इस गति से ऋतु परिवर्तित होती हैं, मतलब मौसम बदलता है इस गति के कारण। वो कैसे बदलता है वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखिए ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं।
क्यों होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, जहाँ मैं दिन रात होना बता रहा था, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊँ। देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं, तो मैंने पीछे बताया था वो दो सिचुएशन होती हैं, 2 तारीख होती हैं जिन तारीखों को सीधी पड़ती हैं। सबसे पहले 21 मार्च की बात कर लेते हैं। 21 मार्च को जब सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, तो उसे हम कहते हैं वसंत विषुव। उस कंडीशन को हम बोलते हैं वसंत विषुव। विषुव का मतलब है कि विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, विषुव को। तो बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, और उस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। इसके बाद 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इन दोनों ही दिन क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। ये 2 तिथि ऐसी होती हैं जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में जितना बड़ा दिन होगा उतना ही बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, क्योंकि विषुवत रेखा दोनों के बीच में है। और उस दिन क्या हो रहा है, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें। कौन कौन सी 2 तारीख बताई मैंने, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इसमें भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये 21 मार्च की सिचुएशन है। 20-21 में 2 तारीख लिखी है क्योंकि ये रात्रि 0 बजे के बाद शुरू हो जाता है। हमें ये वाली तारीख देखनी है, बाद वाली 21 मार्च। ये है क्या, वसंत विषुव की सिचुएशन। और 23 सितंबर ये वाला, ये है शरद विषुव की सिचुएशन। ठीक है, इस दिन क्या हो रहा है कि विषुवत रेखा पर बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ये बिल्कुल ये पड़ रही हैं सीधी। तो इसलिए क्या हो रहा है, दिन रात बराबर हो रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। इसके बाद फिर 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब 21 जून कहाँ है, ये है। इसमें 20 से 22 दिया है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो 21 जून है। 21 जून को क्या हुआ, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना कर्क रेखा, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। तो उस दिन जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, और कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। वो तो होगी, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। ठीक, और उसके विपरीत उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक, क्लियर हो गया। और इस तारीख को 21 जून को कहते हैं हम कर्क संक्रांति। क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। और एक और नाम है इसी स्थिति का, जब ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो उसे कर्क संक्रांति तो कहते ही कहते हैं, साथ में उसको कहते हैं ग्रीष्म आयनांत। अंग्रेजी में कहते हैं इसको सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं, सॉल्स्टिस, और हिंदी में कहते हैं आयनांत। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, 21 जून को हम कहेंगे, एक तो कहेंगे कर्क संक्रांति, और दूसरा कहेंगे हम इसको ग्रीष्म आयनांत। ठीक है। अब देखिए, एक और तिथि है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। मकर रेखा कहाँ है, वो दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री साउथ में। तो उस स्थिति को कहेंगे हम मकर संक्रांति। और शीतायनांत, शीतायनांत बोलते हैं इसको, शीतायनांत। ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई। 2 तो तब हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, यानी जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है उस पर लंबवत पड़ रही हैं। उस दिन क्या होगा, उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्तरी गोलार्ध में भी 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। और इस स्थिति को कहेंगे हम, 21 मार्च को होगा ये,
तब इसको कहेंगे हम वसंत विषुव, और अगर ये सिचुएशन 23 सितंबर वाली है तो इसको कहेंगे हम शरद विषुव। ठीक, और 2 तारीख मैंने ये वाली बताई है आपको, एक 21 जून। 21 जून को क्या होगा, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी सूर्य की किरणें, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इस स्थिति को हम कहेंगे कर्क संक्रांति या फिर ग्रीष्म आयनांत। और दूसरी तारीख मैंने आपको बताई 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, और मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इस स्थिति को हम कहेंगे मकर संक्रांति या फिर शीत आयनांत। आयनांत को अंग्रेजी में कहते हैं सोल्स्टिस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब देखिए 2 डेट और हैं, उनको मैं और बता देता हूँ आपको। एक सिचुएशन होती है उपसौर की, एक होती है अपसौर की। उपसौर का मतलब है सूर्य के नज़दीक, उप का मतलब है छोटा, सूर्य से छोटी दूरी। अपसौर आपका मतलब है अप मतलब ऊंचा, बड़ा, यानी सूर्य से बड़ी दूरी। देखिए होता क्या है कि हमारी पृथ्वी ये है, सूर्य का जो चक्कर लगा रही है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वो वृत्ताकार कक्षा में ना करके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कर रही है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है, इस तरीके से है, थोड़ा ऐसे, है ना। तो कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि सूर्य के पृथ्वी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक आती है तो उस स्थिति को कहते हैं हम उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये स्थिति जो होती है वो होती है 3 जनवरी को, याद रखें कब होती है, 3 जनवरी को। ठीक, और दूसरी सिचुएशन वो है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर हो जाए, और उसको कहते हैं हम अपसौर। और ये जो सिचुएशन होती है अपसौर की, ये होती है आपकी 4 जुलाई। याद रखें, उपसौर सबसे नज़दीक ये होगी 3 जून को, और दूसरा क्या है अपसौर सबसे दूर ये होगी 4 जुलाई को। अपसौर को कहते हैं हम अंग्रेजी में एपहेलियन, और उपसौर को कहते हैं अंग्रेजी में पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन की सिचुएशन 3 जनवरी को बनेगी, साल में एक बार बनती है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है, और अपसौर की सिचुएशन 4 जुलाई को बनेगी, एक बार बनती है साल में जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो ये डेट भी आपको, ये घटनाएं भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है, फिर भी एक बार मैं कल की वीडियो के साथ इसके PDF नोट्स भी अपलोड करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड करके एक बार और पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और अगर हमसे कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम रेगुलर सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसके पैरेलल हमारी पॉलिटिकल साइंस की यानी राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है। तो अगर इसी तरीके से हमारे वीडियो लगातार आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।